अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान में बजट का ऐलान कर दिया गया था, बजट अनाउंस कर दिया गया था। एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा बुलंद बाला दावे तो किए गए हैं और टैक्स रिकवरी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दावे किए गए हैं कि रिकॉर्ड टैक्स रिकवरी होगी। इस तमाम बजट के बारे में और जो सूबाई सतह पे जो आने वाले दिनों में बजट आ रहा है उसके बारे में असद भाई के साथ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम। अभी पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं बाथरूम गया था। बाथरूम जाते ही मैं बाहर आ गया टैक्स, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं अब घर जाके बाथरूम इस्तेमाल करूँगा जी। हर शो पे, हर पॉडकास्ट में मैं ताकीद करता हूँ सारे एम्प्लॉयज़ को कि दफ्तर में बाथरूम इस्तेमाल ना करें। बहुत टैक्स लग रहा है, हमें कमोड की सीटें कम करनी पड़ेंगी। जो नीचे छोटे बच्चों को क्लासें पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स को हमने बता दिया है कि अब से आपकी फ़ीस में कमोड टैक्स भी शामिल किया जाएगा जी। ये वन ऑफ द मैनी मेहरबानी है रियासत की। एक रियासत जिसका कुल बजट 17,495 अरब रुपए है, जिसमें से 8,050 अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जा रहा है। वैसे ये जो 17,000 अरब हमने खर्च करने हैं, इसका तकरीबन 18,700। हाँ जी, 18,700। 18,700 अरब रुपए जो हमने खर्च करने हैं, इसका भी 30% से ज़ायद लोन के ज़रिए आना है। यानी कि जो हमने स्पेकुलेट किया है 30% से ज़ायद हमने लोन के एवज़ लेना है। तो यानी कि आज के दिन में आधा बजट लोन रीपेमेंट पे जाता है जी। और अगर 18,000 अरब का आप 30% लगा लें तो 10% हुआ 1,800 अरब, तकरीबन। और 5 से 6,000। 6,000 अरब हमने मज़ीद कर्जा लेना है जो फिर इंटरेस्ट शेड्यूल में चला जाएगा। तो ये एक आपको पाकिस्तान की इकॉनमी की खासियत नज़र आती है। ये इसकी क्वालिटी है माशाल्लाह, कि बाय द टाइम अगला फिस्कल ईयर चढ़ता है आपका कर्जा और रीपेमेंट नीड इंक्रीज़ कर की होती है। जितनी भी सहूलियात बजट में दी गई हैं उसका फंडामेंटल पर्पस जो बज़ाहिर बताया जाता है वो ये है कि इकॉनमी को किक स्टार्ट करना, ताकि हम इतने रेवेन्यू जनरेट कर सकें कि लोन प्रिंसिपल वापस देना शुरू कर सकें। डेवलपमेंट ना कर सकें, लोन प्रिंसिपल वापस देना शुरू कर सकें कि इंटरेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाए। 8,050 अरब रुपया आप इंटरेस्ट पे खर्च कर रहे हैं, पेंशन पे 1,170 अरब खर्च कर रहे हैं, तो ये लगभग आपका हो गया 9100 अरब। 3,000 अरब रुपया डिफेंस अफेयर्स और सर्विसेज पे कर रहे हैं। 17 से 18% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के बजट में। इन लाइट ऑफ वॉर ये चीज़ समझ भी आती है कि इंक्रीज़ हो, लेकिन जहाँ पे आपने ये इंक्रीज़ किया है तो मैं आपको साबित करता हूँ ये एक्चुअली इंक्रीज़ नहीं है। पूछे कैसे? इन्फ्लेशन कितनी हुई है? वो तो कहते हैं 11.5% है। असल में कितनी हुई है? 20 से ऊपर ही है। तो अगर आपने डिफेंस बजट 17% बढ़ा भी दिया है तो आपने एक्चुअली बढ़ाया नहीं है। डिफेंस बजट हमारी दानिश के मुताबिक स्पेंडिंग पावर में कम हो गया। जी ठीक। तो यानी कि जब पीटीआई वाले कहेंगे जी देखें आर्मी को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो ये उन दोस्तों को समझाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। मसला ये है क्योंकि सरकार इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने कौम की आत्मा रो ली है बजट में। ठीक है ना। हमारे मुल्क में मिनिमम वेज मिस्टर ऑनजेब ने कहा 40,000 होगी है, 40,700। लेकिन गरीबी की रेखा से ऊपर आने के लिए आपको $1 दिन का कमाना है। हाँ, पॉवर्टी लाइन रफली। ये जो गैप उन्होंने बनाया है ये कहाँ से पूरा होगा? ये मैं बताता हूँ कहाँ से पूरा होगा। बिस्प के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं पता है आप? 850 के आसपास जी, 850 के आसपास। जो टूल पीपीपी ने इस्तेमाल किया है अपनी गद्दियाँ सिक्योर करने के लिए, उसका पैसा मैं और आप देते हैं। और इस पे हम वीडियो बना भी चुके हैं कि कितना बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। और बिस्प का बजट उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया जी। पिछले साल की बनिस्बत। जी। इसका क्या मतलब होता है सलमान साहब कि एक प्रोग्राम जो गरीबी से रेखा के नीचे लोगों को पैसे देता है, ऐसे ही जी नॉट मिस्टेकन, उसका आपने इस साल बजट इंक्रीज कर दिया है। इट मीन से गरीब ज़्यादा हो गए। गरीब ज़्यादा हो गया। अगर हम एक्चुअल मेट्रिक ऑफ पॉवर्टी लगाएं जो रफली बनता है कि अगर एक कंबाइंड इनकम हाउस होल्ड 25 से 30,000 रुपया महीना कमा रहा है तो उनकी परचेस पावर वर्चुअली निग्लिजिबल होती है। वर्ल्ड बैंक कहते हैं 45% आबादी पाकिस्तान की पॉवर्टी की लाइन है। राइट। दैट मीन्स 11 करोड़ के आसपास। 11 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। वो इस बजट में स्किप हो गए, दे आर स्किप्ड। और वो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी की नई डेफिनेशन भी तो डिफाइन की है। उसका बुनियादी मकसद था ताकि एक लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन को
बजट में से स्किप कराया जा सके, उनको निकाला जा सके, ताकि उनके बारे में ना गुफ्तगू हो, ना मामलात चले, ना आप पूछें। बजट में रिलीफ है, मुझे रिलीफ मिला है, आपको नहीं मिला होगा क्योंकि आप एक नेगेटिव आदमी है फंडामेंटली। अगर आपकी तनख्वाह 22 लाख से लेके 32 लाख रुपया महीना है, कितनी सलमान साहब? 32 लाख रुपया महीना, तो सरकार ने आपका जो एनुअल इनकम थी परसेंटेज वो 23% से 20% कर जी। अगर आपकी तनख्वाह 32 लाख से 41 लाख है सालाना, तो आपकी 30% से होगी 25%। अगर आपकी तनख्वाह 41 लाख से 56 लाख है तो 35 से 29, और 56 लाख से लेके अगर आपकी तनख्वाह 70 लाख तक है तो आपकी 35 से 32 होगी। मतलब ये बनाने वालों ने खुद ही को रिलीफ दिया है। आप सोचें पिछले एक साल में किस किस की तनख्वाह बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, उतने रिलीफ आगे नजर आ गए। एक सरकार ने मेहरबानी की कि जो लोग 70 लाख से ऊपर थे सालाना, उनका 35% पे अनचेंज रहा है, क्योंकि सरकार ने ये फिगर आउट किया कि वो एंकर्स बहुत ही अमीर हैं। एंकर्स 22वें ग्रेड के मुलाजमीन जो सेकंड जॉब्स कर रहे हैं, डिक्लेयर करके, ऑब्वियसली डिक्लेयर करके सेकंड जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन एक नया टैक्स आपने इम्पोज किया, मंथली 50,000 रुपये। जो मंथली 50,000 सैलरी कमा रहा है, जो पहले टैक्स ब्रैकेट है, उसको आपने टैक्स ब्रैकेट में शामिल कर दिया। यानी कि अगर आपने टैक्स रिलीफ दी अपर क्लासेस को, तो आपने जो बॉटम क्लास थी, ठीक है, उसके ऊपर आपने नया टैक्स शामिल कर दिया। फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, आपने कहा कि हम वो वाला फार्मूला करेंगे जो नवाज शरीफ साहब 90s में करते थे, कि जो रिटेलर है उससे फ्लैट टैक्स लेंगे। आपकी 1 करोड़ की सेल हो, 10 करोड़ की सेल हो, 20 करोड़ की सेल हो, अप टू 1 अरब, हम आपसे क्या टैक्स लेंगे? 1%। अच्छा, ये इस पे ना एक बड़ा कमाल का सवाल बनता है ज़रूर कि ये बेसिकली रिटेलर्स के ना कैनवस को भरा करने के लिए किया गया। सर ये इसलिए किया गया है कि मिसाल के तौर पर लेट से मेरी बहुत बड़ी रिटेल चेन है, ठीक है, जिसकी कुल सेल है 15 अरब, मैं 15 लोगों के नाम दुकानें कराऊंगा और मैं टैक्स से बचूंगा। मगर जो लोग पहले से इंक्लूड हो गए, जिनके पास POS पहले से लग गया हुआ है, वो तो पिट नहीं रहे होंगे कि यार हमने गलती नहीं कर दी पहले इम्प्लीमेंट करवा के। वो बिज़नेस बेच देंगे, किसी के नाम कर देंगे। ये टैक्स बनता ही इसलिए था कि जो रिटेलर हैं, जो दलाल थे, क्या है, शालम मार्केट वगैरह, बीडन रोड, ब्रांदस रोड, अब तो खैर पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, उनको एक रिलीफ दिया जाए ताकि वो नरम गोशा रखें हमारे लिए जी। ये अच्छा, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। माज़रत मैं चाहता हूँ, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ है कि नए IPPs लगेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री के वाले से ना एक और चीज़ बड़े मज़े की हुई है, अब जो वो नए IPPs लगेंगे वो समहाउ हमारे इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुल्क में बिजली एक्सीड की हुई है। अगर आप नेट मीटरिंग की यूनिट भी निकाल दें तो वी आर एट डबल कैपेसिटी, ठीक है, उसके बावजूद नए IPPs लगेंगे। ज़रूरत है ना कौम की, वसीतर मफाद में हमें ज़रूरत है। और वो IPPs खुदा न खास्ता रिन्यूएबल के नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी अभी भी बिजली है वो हाइड्रल से आ रही है या फिर थर्मल से आ रही है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। यानी कि कोल के नए प्लांट लगाने का हम सोच रहे हैं, इम्पोर्टेड, समझ लें। अब आप सोच लें मिडल ईस्ट में किसी कोल की कानें हैं, कहाँ से कोयला आता है, किस फैमिली के साथ मरासम में, आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं इतना समझदार नहीं, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया सोचती है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बनाएं, हम वाहिद मुल्क हैं जो LNG इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि बंदा सोचता है कि यहाँ तो बहुत इंडस्ट्री लगती होगी, लेकिन किस मुल्क की LNG है, उसी के साथ मरासम है, ये भी हम सबको पता है। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमसे इश्तिहार लेते हैं, इस पे बड़ी बहस हो रही है। ठीक है, इस पर कोई बहस नहीं है, सरकार हरासा करती है। जी 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट के अपेंस नहीं करते, नहीं शुक्र। गाइस बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं, उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीदें। शुक्रिया। आपको याद है जब IT इंडस्ट्री पर टैक्स लगे थे,
कैसे एकदम से मुसल्लत हुए थे और आपने पूरी जड़ें हिला दी थी इंडस्ट्री की। कहीं पे भी इनको फील हुए ना कि एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वो पैसा कमा रही है, तो फड़ लो इन्होंने, सीप इन। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे इसलिए भी लगाया जा रहा है, और ये वाजे है कि जितनी भी आवाज़ें हैं उनको एक टैक्स नेट के अंदर लाया जाए ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। उज़मा साहिबा भी देंगे टैक्स? मेरे ख्याल से देना तो चाहिए, देना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जहाँ पे हरास हो रहे थे DGPR डिपार्टमेंट से, सीक्रेट फंड से, सरकारी इदारों से, पीका से, अब FBR उनको हरास कर देगा। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में 15 अरब दिया है एडवर्टाइजमेंट की मद में। अच्छी बात है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया होगा, प्रोविंशियल के तो अलग हिसाब होंगे। अच्छी बात है, देना चाहिए यार, क्यों ना दें। ये रोज़ी रोटी कैसे चलेगी इन्फ्लुएंसर्स की, ये टीवी चैनलों की कैसे चलेगी? आपके ख्याल से कोई भी टीवी चैनल फाइनेंशियली वाइबल है? नहीं। तो देखें, कौम के वसीतर मफाद में और अपने प्रोपेगेंडा को कामयाब रखने के लिए ये सारे मामलात करने पड़ते हैं। और इन्हीं मामलात के साथ साथ एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ देखनी होती है कि किसी तरह हमारी जो मुखालिफ पार्टी है उसको डैमेज पहुंचाया जाए, उसके सूबे को डैमेज पहुंचाया जाए, या उनके फंड्स कट शॉर्ट कर दें। देखिए, सिंध को तो कोई परवाह नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो आपने एजुकेशनल सेक्टर का डेटा इकट्ठा किया सिंध का, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा इस पे 2 मिनट लब कुशाई कर लें कि जो बिलावल भुट्टो साहब पुराना पाकिस्तान और अपने नाना की जमहूरियत सिंध में तो नाफज कर चुके हैं, जो वो अब GB भी लेके आ रहे हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने पंजाब भी कहा था, पूरे पंजाब ने इज्तिमाई, हालांकि पंजाब ने इनकी वालिदा को वेलकम किया था जब वो जलावतनी से, उन्हें तब पता नहीं था, समझ नहीं थी। हाँ। अब उनको समझ आ गई माशाल्लाह। अच्छा जी, स्कूल्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पंजाब में 1% है, खैबर पख्तूनख्वा में 23% है, बलूचिस्तान में 79% है, सिंध में 68%। यानी बलूचिस्तान और सिंध का मुकाबला हो रहा है। स्कूल्स विदाउट क्लीन वाटर पंजाब में 0%, यानी सबके पास है, खैबर पख्तूनख्वा में 14%, बलूचिस्तान में 71%, सिंध में 37%। विदाउट वॉशरूम पंजाब में 0%, सिंध में 25%, यानी कि एवरी 1 आउट ऑफ 4 स्कूल्स के पास बाथरूम नहीं है। यानी कि जो टैक्स यहाँ पे लगा कमोडों पे, मेरे ख्याल सिंध वालों को भी सोचना चाहिए, ये कमोड टैक्स जरा लाइए। खैबर पख्तूनख्वा में 15%, बलूचिस्तान में 99.7%। अलार्मिंग। बेसिकली बलूचिस्तान में माँ बाप बेटे को घर से कह के भेजते हैं, बेटा बाथरूम घर से करके आना है। फिर हम कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में लोग दहशतगर्द क्यों बनते हैं, कलअज़म तंजीमें क्यों ज्वाइन करते हैं। बचपन से उनकी साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, यानी वो अपना बच्चा स्कूल भी भेजें तो उसको आप किस तरह ट्रीट करते हैं, कैटल की तरह। ये कौन से होते हैं, डंगर होते हैं ना, जिनके बाथरूम नहीं होते, तो ये आप इंसानों को डंगरों की तरह रखते हैं। और बलूचिस्तान में कितने पैसे खर्च हुए हैं स्कूलों की मद में हम सबको पता है। वो अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स रिवील नहीं करते सही तरह। नहीं, उनका बनता नहीं है करना, बड़े लोग। स्कूल्स विदाउट बाउंड्री वॉल्स, यानी कि आपका स्कूल है, हालांकि जो नया SOP है गवर्नमेंट का वो क्या है कि ऑल स्कूल्स मस्ट हैव बाउंड्री वॉल्स विद रेजर वायर, because दहशतगर्दी के दौरान ये रूल बना था, को याद होगा। बैरियर्स वगैरह भी होने चाहिए। पंजाब में 2% स्कूलों के पास ऐसे नहीं है, सिंध में 49%, यानी कि आधे सिंध के स्कूल के बच्चों को ये नहीं पता स्कूल की बाउंड्री वॉल होती है, दे डोंट नो, उन्हें देखी नहीं। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में 9%, बलूचिस्तान में 51%, यानी बलूचिस्तान और सिंध बराबर सेम। ठीक, तो आप समझ रहे हैं ना। और आप सोच रहे होंगे कि हमने एजुकेशन का स्टेटिस्टिक दिया है, तो आपको बताएंगे कि सिंध वालों ने इस दफ़ा फैसला किया और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया इस दफ़ा हमने एजुकेशन में छठे खोल देने। कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे मुख्तस हुए हैं एजुकेशन के लिए जी? ऑलमोस्ट 70-80 बिलियन। मगर एजुकेशन ऐसे भाई ये होता है सुबाई, तो अभी सूबों के आने मसला है नहीं। वैसे एजुकेशन पे कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने ना 950 अरब ओवरऑल सूबाई और वफाक के सतह पे हम खर्च करते हैं, तो हमारी ये GDP का 0.8% बनता है। हालांकि ओवरऑल दुनिया ये कहती है कि आपको 4% सबसे पहले आप साबित कर देंगे 9.5 अरब रुपया लगता है। 9.5 अरब लगता है, पहले अब ये साबित कर ये डेवलपमेंट और सारी चीज़ें आप साबित करें। ठीक है, जब हमने कहा आधे स्कूलों की दीवारें नहीं सिंध में, तो दीवार सैंक्शन तो पीछे से हुई है। 99% स्कूलों में बाथरूम नहीं है बलूचिस्तान में, सैंक्शन हुआ है। तो 950 की कटौती करके मैं सके अद्धा को पैसा मौके पे आता है। ठीक है, इस अद्धे पैसे में कितना पैसा सैलरियों में, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सैलरी है जो आप टीचर्स को तनख्वाहें देते हैं जी। तो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो स्कूल की होती है वो तो ज़ीरो हुई है। ज़ीरो हुई। आप मुझे बताएं अपग्रेडेशन इन टीचिंग मैनुअल्स कब हुए हैं,
टीचर ट्रेनिंग्स कब हुई हैं, नई भर्तियां कब हुई हैं। आपने तो पंजाब में स्कूल प्राइवेट करना शुरू कर दिए ताकि नई भर्तियां ना करनी पड़े, ठीक है। हालांकि बजट ने क्या साबित किया है कि 21 साल क्या है रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का 21 साल का आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारी पॉपुलेशन, हालांकि ये झूठ है, इससे ज़्यादा होगा जी, ठीक है। ये तो हमारा डाटा एक्यूमुलेशन का तरीका बहुत ही घटिया होता है, क्योंकि हम अभी भी कहते हैं 23 करोड़ आबादी है, हालांकि डाटा और सेंसस कहता है 25 करोड़ से ज़्यादा है। जी, जी। ये जो हमने जीडीपी वो अपनी ये कैलकुलेट की है $1900 जी, फी बंदा, ये हमने 23 करोड़ पे की हुई है। 25 भी करे तो 1700 बन जाता 1700 बन जाती है। इवन हमने ऊपर वाला फिगर भी दोबारा रीराइट किया। और सर ये असल में होता क्या है कि जब बजट कोई तैयार करे और आपने सिर्फ अनाउंस करना तो फिर ये खच्चें तो बचती हैं। ये उसी तरह है कि लॉ मिनिस्टर का मुसवदा आ रहा है। मुझे अलार्मिंग पता है क्या लगे, वो आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे 6.6% हमने ग्रोथ की है, लार्ज स्केल पे हमने की है 6.1% और स्मॉल स्केल पे की 8.5%, माशाल्लाह। जबकि हमारी ऑयल की प्रोडक्शन ये पूरे साल में वेयर व्हेन किसने देखा, हु सॉ? ये तो सब हाँ मैं बताता हूँ, फौजी फर्टिलाइजर पाकिस्तान से बड़ी कंपनी बन गई है। हाँ, अगर उसकी ग्रोथ को फैक्टर इन करें हो सकता है। इन्होंने तो कंसोर्शियम में भी ऐड हुए हैं PIA के। अगर आप बात करें एलीट की, नूरे नज़र की, उनकी इंडस्ट्री ग्रो की है, लेकिन हम फ्लावर मिल एसोसिएशन के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि फ्लावर मिल्स आइडेंटिफाई करें जो नूरे नज़र नहीं है, बंद पड़ी। हम टेक्सटाइल मिल से बात करने जाते हैं जो नूरे नज़र नहीं है, बंद पड़ी। रायविंड बंद पर है, मैंने खुद देखा। हम जाते हैं सरकार के ही बनाए हुए इंडस्ट्रियल जोन्स में और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी फैक्ट्री नूरे नज़र नहीं है, फ़र्क पड़ी। ये जो मिनिमल ग्रोथ भी दिखा रहे हैं ना, ये ग्रोथ बेस्ड अपॉन पर्सनल बिजनेस एंड इंटरेस्ट है। ये वो भी नहीं अचीव कर सके। अब उसके अंदर वजह ये है कि अगर आपकी सबसे लड़ाई हो जाए, ठीक है, सभी आपको नापसंद हो, सारे ही मुल्क दुश्मन हो, सारे ही गद्दार हो, तो किस साथ बिजनेस करेंगे? हालांकि जब ये आए थे और इमरान का आखिरी वक्त था तो उस वक्त उन्होंने अपना ग्रोथ टारगेट से भी ज़्यादा ऊपर ले गए थे, 6.1% पे थे। देखिए इमरान खान साहब की इकॉनमी के अपने मसाइल थे, ठीक है, उन्होंने इकॉनमी को डेफिनेटली हेमरेज किया था, ठीक है, आखिरी 1 साल में तो किया था कि अगले आएंगे तो एक बार इन्होंने लग पता जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इनका निकाब फाश कैसे होता है। सन 2022 तक पाकिस्तान की रियासत ने कितना टैक्स इकट्ठा किया? ऑलमोस्ट 50-55 हज़ार अरब के आसपास, 50-55 ट्रिलियन रुपीज़। 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान की रियासत ने कितना टैक्स इकट्ठा किया? उससे ज़्यादा है, 60 ट्रिलियन। यानी कि मैंने 75 साल में 50 ट्रिलियन इकट्ठा किया, इन्होंने 3-4 साल में 60 ट्रिलियन किया। तो यहाँ तो शहद की नदियाँ होनी चाहिए थी। जब ये आए तो 49,000 बिलियन डेट था, आज 90,000 से ज़्यादा। आप समझ नहीं रहे 72 साल या 75 साल ऑफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट 50 ट्रिलियन पे हुई। जितना कुछ है इस मुल्क में, हर चीज़, रोडें, सड़कें, अस्पताल, हर चीज़ उसी में हुई। 4 साल में आपने कितना इकट्ठा किया? 60 ट्रिलियन। तो शहद की नदियाँ कहाँ हैं? मैं बताता हूँ। उस 60 ट्रिलियन में से आधा आपने किसको दिया? लोन में 30 ट्रिलियन। क्योंकि आपने वो 60 ट्रिलियन जनरेट करने के लिए कितना कर्जा उठाया? किन से उठाया, क्यों उठाया, किन को वापस करेंगे? देखो, अगर मेरे दोस्त का बैंक हो, लेट से जी, बड़ा बैंक हो जो किसी ज़माने में उसने ऑक्शन में ख़रीदा हो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके बैंक के अंदर, बैंक मुकरमा वैसे दोबारा सेल आउट होने लगे दोबारा से, माशाल्लाह। आप यकीन जाने, एक हिंदू फैमिली उसने 23 बिलियन की ना उनको बिड ऑफर की है। अच्छा, तो फिर प्रॉफिट में बिक रहा है, वो तो सर पड़े। बट लेट से मेरा बैंक हो, मैंने ऑक्शन में ख़रीदा हो, ठीक है, और मैं बड़ा करीब हूँ करंट गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ऐसी ऑप्शंस क्रिएट करेगी कि मेरा बिजनेस यूनिकली प्रॉफिट करे। 2 तरीके से, एक एक्चुअल बैलेंस शीट पे, और दूसरा मैं स्टॉक मार्केट में उसको ओपन खेलने दूंगा, लिमिटर्स रिमूव कर दूंगा। तो बैंक बिजनेस कैसे करता है? लोन दे के। बैंक का यही बिजनेस है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा लोन रिसीवर कौन है लोकल बैंक्स का? पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक नौयत के लोन्स लिए, अपने दोस्तों और अपनी कंपनियों को बेनिफिट किया, ठीक, और सारा का सारा बर्डन किस पर डाला? पाकिस्तान की आवाम पे। इस वक्त ये पुट्ठे भी हो जाएं, ये इकॉनमी रिवाइव नहीं कर सकते। और ये वही बैंक्स हैं जिन्होंने EV बाइक्स के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम थी
तकरीबन 90% लोन्स रिजेक्ट किए थे। जी उन्होंने मना कर दिए, उन्होंने कहा जनाब ये वाइबल नहीं है, क्योंकि जो आपने हमें आदतें डाल दी हैं वो हैरान कौन है। एक छोटा सा मुकाबला करते हैं। 1947 में 2 मुल्क बने, पाकिस्तान इंडिया। 1971 में हमारा भाई हमसे अलहदा हो गया, पता नहीं क्यों। वो जो हम कहते थे 2% की औकात नहीं, आज वो टका हमसे ऊपर है। हमारा भाई जो अलहदा हुआ 1971 में, जिसके अंदर अभी रेवोल्यूशन आई है, सरकारें फारग हो गई हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज ऑफ फेडरल रेवेन्यू स्पेंट ऑन इंटरेस्ट यानी कि सूद पे वापसी जी पे जी 18% है। यानी कि हर 100 रुपये में से 18 रुपये वो कर्जा चुकाने में देते हैं। हमारा दुश्मन जिसकी इकॉनमी हमसे बड़ी है, जिसकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, जिसकी गरीबी की रेखा हमसे ज़्यादा है इन जस्ट इन शेयर नंबर्स, जिसके मसाइल यूनिक हैं, जो एक लैंड मैस ऑफ प्रॉब्लम्स है मैं समझता हूँ, उसका 38.4% रेवेन्यू जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। यानी कि 38.4 रुपये आउट ऑफ 100 रुपये जाते हैं सूद की अदायगी में। हम जो उनसे साइज़ में कम से कम कुछ नहीं सही तो 5-6 आबादी में भी ज़्यादा है, हम 6 गुना छोटे हैं उनसे, 6-7 गुना छोटे हैं। हम 43 रुपीज़ आउट ऑफ एवरी 100 खर्च करते हैं। एट सम पॉइंट हमें कहना पड़ेगा कि हमारे लोग करप्ट हैं। कैसी करप्शन ही और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज डॉक्टर कैसर बंगाली काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने इस बजट पे बाकायदा ये बोला है कि कोई मुल्क जो पिछले 10 साल से अपने आप को सिर्फ चलाने के लिए लोन ले रहा हो ना, और सिर्फ प्रिंसिपल पे करने के लिए लोन ले रहा हो, वो बैंकरप्ट हो गया है। अब हम माने या ना बैंकरप्ट हो माने। गए थे जब 90s के अंदर खेल शुरू हुआ था नवाज शरीफ और बेनज़ीर का, पिंग जो पोंग era। बैंकरप्ट थे। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी बेचे, अफ़गानी मुसलमान बेचे और अमेरिका से पैसे लेके 10 साल और दे दिए, ठीक है। आपकी इकॉनमी में पहली स्टेबिलिटी आई थी सन 2008 से लेके सन 2018 तक। ये 10 साल आपको चांस मिले, और जो इस 10 साल में पीपीपी और नूली ने बेड़ा गर्क किया, सिर्फ एक चीज़ की बात करूँगा आईपीपीज़ के तहत, उसका खमियाजा अब अभी भुगत रहे हैं। अभी सिर्फ आईपीपीज़ में मैं गया हूँ। शुगर कार्टेल इन्होंने बनाया था, ठीक है, लेकिन सिर्फ आईपीपीज़ की बात कर रहा हूँ। बिस भी इन्होंने बनाई थी। सर छोड़ दें बेस अभी, आप सिर्फ आईपीपीज़ की बात करें। एक चीज़ इंटेग्रल टू आपका लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू एनर्जी होता है। जी एनर्जी है, सबको चाहिए। आपने हरमुज बंद हुआ है ना, दुनिया की पैक होगी, क्या मसला है? एनर्जी। 2008 से लेके 18 तक कितनी आईपीपीज़ लगी, किसने लगाई, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सब लिखा चटा खुला है। किसने पैसे कमाए इसके तहत? दे रॉब द कंट्री ब्लाइंड। इनकी 90 से करप्शन कुछ नहीं थी। जो इन्होंने एनआरओज मुशर्रफ साहब से लिए थे कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं था। जो इन्होंने 8 से 18 कार्रवाई डाली है, आप फारग हो चुके हैं। 2018 से लेके 2022 तक आपने एक एनआरडी बिठा दिया, उसको आपने टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स दे दी, उसी दौर की जो मुशर्रफ साहब और इनके दौर की। और उनके आईपीपीज़ भी थे, उनकी भी आईपीपीज़ थे। वेरी गुड, ठीक है। उन्होंने उठ पटांग हरकतें की, तजर्बात किए। ये तजर्बात किसके थे? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। उनको फारग कर दिया गया और बताया गया कि तजर्बाकार वापस आ रहे हैं। वो तजर्बाकार इतना तजर्बा रखते थे कि उन्होंने 60 ट्रिलियन इकट्ठा किया बैंक लोन और पाकिस्तान की आवाम से, और वो कहाँ है हमें नहीं पता। वी डोंट नो। आपके बजट का कितना परसेंटेज वाइज हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं। मैं वो पेज खोलता हूँ कि आपके बजट की परसेंटेजेस कहाँ जा रही हैं। इससे ना कौम को आइडिया होता है कि आपकी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 43% डेट सर्विसिंग जी, 16% डिफेंस। प्रोविंशियल ट्रांसफ़र है 8,800, यानी कि तकरीबन आप समझो कि 40 से 42% सूबों को जा रहा है। वो आगे फिर इंडिविजुअली शेयर के मुताबिक डिवाइड होता है। पेंशन पे 6.2%। फेडरल पीएसडीपी जो डेवलपमेंट है 5.3%, यानी हम पेंशन में ज़्यादा पैसे देते हैं। बिस पे 4.5%। जनरल पब्लिक सर्विसेज सिविल एडमिन तनख्वाहें कितना? 7.5%। ये फेडरल लेवल है। अभी सूबाई बजट भी आएंगे तो इंडिविजुअली ब्रेकडाउन करके तनख्वाहों में कितना जाता है। सब्सिडी में 1.1%। ग्रांट्स टू प्रोविंसेस एंड अदर्स 5.3%। इस बजट से आपको कहाँ लगता है कि अवाम कहीं फिट इन करती है? इस बजट में कहाँ फिट इन करती है अवाम? इसमें से कौन सी कैटेगरीज अवाम को अफेक्ट करती हैं? पेंशन, उस पर आते हैं। पेंशन, बिस्प, जी, दैट्स इट।
मैसेज की बात कर रहे हैं। पेंशन में मेजर हिस्सा तो मिलिट्री का। सर रुक जाए, पेंशन और बिस्प। अब आप पेंशन का ब्रेकडाउन करें, पेंशन कहाँ जा रही है? एक इदारे को मेजॉरिटी जाती है, पाक फौज को, ठीक है। तो एक्चुअल जो बाकी अवाम है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी। अब बिस पे आ जाए, बिस में जितनी मेजर स्केल करप्शन है तो एक्चुअल अवाम तक वो पैसा भी नहीं पहुंच रहा। तो फेडरल गवर्नमेंट के पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी, पीएसडीपी का डेवलपमेंट का 5.3% जी, उसका शायद कोई हिस्सा अवाम पे लग जाता है। यानी कि 1000 अरब 838 अरब और 1170 अरब, यानी कि आप कह सकते हैं बड़े आराम से कि 2.5 से 3,000 अरब ऐसा है जो अवाम की राह में खर्च होता है, जिसकी जब करप्शन, ब्रेकडाउन, स्पिलेजेस कैलकुलेट हो तो शायद 500 से 600 अरब। इसमें भी कमी कर दी गई है। पिछले साल ये पिछले से पिछले साल 1400 था, जी जी, फिर ये 1000 पे आ गया, अब दोबारा 1000 पे। सर सुन लीजिए, कुल मिला के इन चारों कैटेगरीज में ना शायद 500 अरब अवाम पे लगता है शायद। हाँ अभी इसमें ठेकेदार के प्रॉफिट नहीं शामिल किए, हाँ, इसमें रिश्वतें नहीं शामिल की चेक रिलीज़ कराने की, इसमें परसेंटेज ऑफ अफसरान नहीं शामिल किए। वो करेंगे तो शायद पता चले 150 अरब ही लग रहा है। ठीक, अभी तो सूबों के लेके चटे खोलेंगे ना इंशाल्लाह। सूबों के बजट तो आए तो मरीम नवाज साहब ने कह दिया ना, टैक्स फ्री बजट आ रहा है उनका, देखते हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ठीक, ये आपकी रियलिटी है। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है, सरकार नैरेटिव क्या बनाएगी मैं वो भी बताता हूँ। हमने देखे, हमने ईवीज़ के ऊपर रिलीफ दिया हुआ है। यानी मार्केट में ख़बर पहले निकालो कि जनाब हम ईवीज़ पे रिलीफ नहीं दे रहे, हाइप बनवाओ, पाक व्हील से वीलॉग्स बनवाओ, बड़ी ज़्यादती हो रही है, फिर ईवीज़ पे रिलीफ दो तो पाक व्हील्स वाले बताएंगे सरकार का बड़ा अच्छा स्टेप है। गाड़ियाँ कितने पाकिस्तानी लेते हैं ये बताओ मुझे आज। लेट्स से द अडल्ट पॉपुलेशन इस पाकिस्तान है 10 करोड़, कितने लोग गाड़ी ले सकते हैं? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उनमें से कितने ईवियाँ ले सकते हैं? 50,000, 70,000। उनमें से कितने सस्ती ईवियाँ लेना चाहते हैं जो इस ब्रैकेट में आती हैं? क्योंकि जब महंगी इम्पोर्ट करते हैं उस पर तो ये कानून नहीं लागू होता। सस्ती कैसी हैं वो आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली। कितने हो जाएंगे? 10,000। तो 10,000 बंदे के लिए हम कौम का सौदा नहीं कर सकते। ये हमारे इन्फ्लुएंसरों को भी सोचना चाहिए, ये हमारे अखबार वालों को भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक ये, दूसरा आईटी सेक्टर का 0.25% हमने रिटेन किया पिछले साल से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पता कैसे है? पेट्रोल का रेट बढ़ा दो 100 रुपये, फिर हर जुमे अनाउंस करो 2 रुपये का रिलीफ, तो 50 हफ्ते लगेंगे। कितने? 100 रुपया वापस लेने में। लेकिन आपने 50 हफ्ते थोड़ी लेने, क्योंकि आपने 2-2 रुपये कम करने, फिर 3 रुपये बढ़ा देने। ये 0.25% किस चीज़ का है, क्यों है? सरकार कौन सा टेक्निकल सपोर्ट दे रही है ना? सरकार ने दिया टेक्निकल सपोर्ट। मैं सॉरी माजत चाहता हूँ, सरकार ने बताया वेल मच्छी भी केबल खाती है, शार्क भी केबल खाती है, कभी कभार अपग्रेडेशन का काम भी होता है। यानी कि जब जब इस मुल्क में इंटरनेट बंद हुआ है तो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ से सरकार की गलती नहीं थी। फिर जब पकड़े गए कि फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे थे तो पता चला कि एक्चुअली हमारा फायरवॉल केपेबल नहीं, तो उतारना पड़ेगा, फिर इंटरनेट बंद किया। पैसे ज़ाया हुए। जब आप प्रोफेशनल्स को काम देते हैं तो यही होता है, ठीक है। और ये जो हमारा आईटी सेक्टर है, अच्छा ज़रा इनकी पतलून उतारी, ये मेजॉरिटी करते क्या हैं मैं बताता हूँ। ये बाहर की कंपनियों को चूना लगाते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर स्कैम आप खुद ही क्रैकडाउन कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी आईटी कंपनियां बता देता हूँ जो प्रिटेंड करती हैं कि वो गोरे हैं, फ़र्ज़ी दफ्तर बनाए होते हैं बाहर और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं यहाँ पे। इंडिया में भी ये होता है, बांग्लादेश में भी ये होता है। तो बेसिकली झूठ के ऊपर जो पैसा खड़ा हो रहा है उस पर हमारी रियासत 0.25% लेना चाह रही है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कहती है कि सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई। ओए होए होए, जाहिर है ना, क्योंकि अगर आपने 60 ट्रिलियन अवाम और लोन से लिए तो पैसा कहीं तो गया है ना। तो जब अमीर लोगों के हाथ में तो क्या होता है, हर गली में 4 कॉफ़ी शॉप खुल जाती हैं। सही पकड़े, सही पकड़े। हमारी इकॉनमी में पिछले 1 साल वही बिजनेस हुआ है जो एलीट को कैटर करता था। अच्छा, मज़े की बात, आपको बड़े पढ़े लिखे जाहिल मिलेंगे ये बात करते हुए, लोनों के स्टोर में तो रश लगा होता है, हमने तो वहाँ कमी नहीं देखी। तो ये कौन सी गुर्बत है हजूर? 15,000 रुपये का जोड़ा है, अमीर बंदा लेने जा रहा है, अमीर बंदे की इकॉनमी है। 60 ट्रिलियन आपने उठाया है 4 साल में, वो आपने अमीर दोस्तों में बांटा है, तो उनके पास तो पैसा है ना, ठीक है। 45% मुल्क गरीबी की एक्चुअल रेखा के नीचे, सरकारी रेखा में ये 28 कुछ, ये बात है।
अच्छा, एक और लतीफ़ा, इस पर भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा। देखिए, हम आपको एडवांस से बता रहे हैं रियासत क्या PR कैंपेन चलाएगी। बिस्मिल्लाह। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी आपने आत्मा रो ली है, आपने माशाल्लाह उसमें भी ग्रोथ की है अकॉर्डिंग टू सरकार। लो जी, फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि आपकी GDP की ओवरऑल ग्रोथ है 3.7%, टारगेट था 4.2%। इस पर हम बात में आते हैं। ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी हुई है 2.8%, टारगेट था 4.5%। जी, ठीक है, ये होता है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और वो होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। जी, ठीक, तो यानी कि अगर हम GDP में जाएं तो पहला साल PDM का हम नेगेटिव में थे, तो उसके कंपैरिजन में हम उठे। इसको अब समझना, पहला साल PDM का हमारी GDP नेगेटिव हुई, -0.2%। उससे अगले साल उसके कंपैरिजन में हम उठे। जी। ये सारी इंडस्ट्रीज मुतलका उठी। क्रॉप 2.4% इंक्रीज हुआ, टारगेट 3.5 था। लाइफ स्टॉक 3.7% इंक्रीज हुआ, टारगेट 4.2 था। फॉरेस्ट्री 2% इंक्रीज हुआ, टारगेट 3.5% था। फिशरीज 1.6%, टारगेट 3% था। ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हो सके? क्या काउंट नहीं कर औरंगजेब साहब सके। इसका जवाब देना चाहेंगे? ये दोबारा काउंट करेंगे ना, हो जाएगा अचीव। काउंट नहीं कर सके सही तरह। नहीं, अच्छा, नहीं, ये क्यों नहीं अचीव हुई बताना चाहेंगे? बिकॉज अगर मैं एक टारगेट रखता हूँ कि यार मैंने महीने की 12 पॉडकास्टिंग करनी है और सिर्फ 6 होती हैं, तो तार साहब सवाल करते हैं क्यों नहीं हुई। हम वजूहत आते हैं, सर गेस्ट नहीं मिला, टाइम नहीं था, दफ्तर में ये प्रॉब्लम आ गई, ये इश्यूज थे एडिटिंग के, एम्प्लॉयज़ छोड़ के, जो मर्जी हम कहें, बट यू हैव टू गिव अ रीज़न। इसकी वजह वही क्यों नहीं बताते? क्योंकि बता नहीं सकते। क्योंकि पिछला बजट भी IMF ने दिया, ये बजट भी IMF ने दिया। IMF ने ही डाटा क्यूमुलेट किया, IMF ने ही आपको बताया कि ऐसे नहीं, अब ऐसे, अब ऐसे नहीं, ऐसे है। आपने सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड की डिपार्टमेंट वाइज जो IMF आपसे मांगता रहा। यानी कि IMF ने एक डिपार्टमेंट में नज़र डाली, उनका जनाब इस डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, तो आपने डिपार्टमेंट को हिलाया खंगाला कि हजूर डाटा इकट्ठा कर दो। उसने अपनी ज़िंदगी पहली दफ़ा डाटा इकट्ठा किया, तो खच्चे तो वजी। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आते साथ एक वार्निंग दी। सबसे पहला काम क्या था PDM-1 का? फर्स्ट थिंग दैट दे डिड, अपने NRO के बाद, सॉरी नैब रिफॉर्म के बाद, ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की थी? SIFC बनाई थी। SIFC का उसको होने लगे हैं 3-4 साल। SIFC का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट। साउथ पंजाब आपने सिग्नल दे दिया सबको कि हजूर हम अब ये काम करेंगे, एवरीबडी बी केयरफुल। आपके एग्री सेक्टर से लोगों ने पैसा उठाना शुरू कर दिया। एग्री सेक्टर क्या होता है मैं समझाता हूँ। एग्री इकॉनमी समझें, एक ज़मींदार है, बड़ा छोटा मोटा पतला लंबा जो मर्जी, उसको पैसा चाहिए होता है, उसका पैसा बाउंड होता है फसल में, वो पैसा उठाता है आड़ती से। यानी कि आड़ती को पैसा चाहिए होता है, आड़ती उठाती है मार्केट से पैसा, फर्टिलाइज़र उधार पे देता है, हर चीज़ उधार पे होती है। उस पूरी इकॉनमी को चलाने के लिए एक पैसा घूम रहा होता है लोगों का। यानी कि एक गाँव है, लेट्स से 10,000 लोगों का, तो उस 10,000 बंदे का सारा पैसा कमिटेड होता है उस इकोसिस्टम में। आपने सिग्नल दिया कि हम इसमें आ रहे हैं, वो पैसा वहाँ से विड्रॉ होना शुरू हो गया। क्यों? लोग डर गए। उन्होंने कहा सरकार ये करेगी तो सबसे पहले वो हमें डज मारेगी, क्योंकि पहले भी आप ये करते रहे कि जिस इंडस्ट्री में सरकार ने इंटरेस्ट लिया उसने मेक श्योर कि बाकी सारे खुडे लाइन लग जाए। ठीक, लोग पीछे हटे। सेकंड, आपने तजर्बात शुरू कर दी सूबाई लेवल पे। आपने कहा गंदम का रेट है, फिर कहा नहीं है। आपने कहा गंदम आप फ्री मार्केट में बेच सकते हैं लेकिन अपने ज़िले तक, अच्छा ले सूबे तक, सूबे से बाहर नहीं बेचते। आपने पूरी इकॉनमी जाम कर दी। ठीक है, लोगों को डजें बजना शुरू होगी। फिर आपने कहा कि जनाब सब सोलर लगाएं, सब ने लगा दिए सोलर। फिर आपने कहा नेट मीटरिंग नहीं होगी। फिर आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, फिर आपने तेल के रेट बढ़ा दिए। तो आपने हर चीज़ को इन्फ्लेट कर दिया, टारगेट अचीव नहीं हुए। फिर आपकी अफगानिस्तान से जंग होगी, पूरा आलू जो इसने जाना था बाहर बंद हो गया। बड़ा सस्ता था आलू, इसलिए नहीं अचीव हुए। अच्छा, उस सस्ते आलू के होने के बावजूद देखो कितना सस्ता था आलू। एक और लतीफ़ा आपको बताऊं, द एवरेज कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन 2021 से लेके आज तक चावल की और अनाज की गिर गई है। यानी कि अगर लेट से आप खा रहे थे एक्स अमाउंट ऑफ गंदम साल की, उसमें कमी आ गई, चावल में आ गई है। गरीबी बढ़ गई हुई है ना, ताई यही है। तो डिस्पाइट आपने आलू मिरेकुलसली सस्ते कर लिए, आपकी ओवरऑल कंजम्पशन गिर की। जिस तरह तेल की कंजम्पशन गिर की, ये भी पता चल गया कि जनाब एक कंजम्पशन ऑफ ऑयल फॉर एनर्जी सेक्टर, फॉर इंडस्ट्री, फॉर पर्सनल कंजम्पशन कम होगी। ठीक, अब ये बर्डन कहाँ जाएगा? देखिए ना, IPP से आपको कम रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज़ की,
कैपेसिटी तो देना है। तो मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि या तेल डायरेक्टली खरीदो, नहीं तो सरकार आपको टैक्स करके ले लेगी आपसे पैसे उस चीज़ के। जी। तो एग्री सेक्टर में आपने ये किया। अब मेजर क्रॉप्स प्रोडक्शन, गंदम आपने कितनी बनाई? 29.6 मिलियन टन, पिछले साल से 4.3% इंक्रीज़। चावल पिछले साल से आपने 2.8% इंक्रीज़ किया। शुगर केन पिछले साल से इंक्रीज़ हुई 6.2%। मेज़ जो साउथ की क्रॉप है जी, क्रिटिकल -2.68%। हालांकि वहीं पे चल रहा है। कॉटन -0.5%। इसमें से वाहिद ग्रोथ जो वैसे स्लो हुई है लेकिन बाकियों से वजह से वो शुगर केन हुई है, पता नहीं क्यों। अब वो ये कह रहे हैं कि इतनी है कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। ऐसे ही है। ये और बताया था उन्होंने पिछले महीने नोटिस जारी की। दूसरा मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त दे कि जो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, जो ज़मीन का काम देखता है, जो डिक्लेयर करता है कि ये बारिशी ज़मीन है या इसको पानी लगता है, मैं उसके साथ सर्वे पे जाना चाहूँगा और मैं फिल्माना चाहूँगा। 1000 एकड़ एक बंदे की होती है, सेम उसको पानी लग रहा होता है नहर का। 250 डिक्लेयर्ड होती है नहरी, बाकी 750 डिक्लेयर्ड होती है बारिश की। बारिश चोरियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो मैं वो सर्वे करना चाहूँगा सरकार के साथ, ताकि सरकार को पहले दफ़ा पता चले कि जो वो ये गंदम के स्टैट बनाती है, चावल के शोर, ये झूठ होता है। बाकी सूबों तक तो ठीक है, मगर पंजाब ने एक बिल पास कर लिया है कि आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहूँगा, मेरी गलती। मैं केपी जाके सर्वे करना चाहूँगा, मैं सिंध जाके सर्वे करना चाहूँगा। हो सकता है अगर बलूचिस्तान में हम जा सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा, उसके लिए भी आपको इजाज़त चाहिए, मगर कहीं और से। मैं केपी या सिंध जाना चाहूँगा, ठीक है, ये सर्वे करने, ताकि आपको लग पता जाए कि आप कितने पानी में। अच्छा भाई, ये तो याद करें हमने पिछले साल भी एक चीज़ कवर की थी कि यह हुकूमत जब कहती है कि इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, वो डिक्रीज़ कर जाता है। और इस साल डिक्रीज़ हुआ था जब पिछले साल के बजट में। इवन के उस वक्त भी जब गवर्नमेंट ने कहा कि 17,500 हम एक्सपेंडिचर करेंगे, और रिवाइज्ड में अब वो कह रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 2,000 अरब कम, 15,500। हम वो भी डिक्रीज़ कर गए। ऑब्वियसली अब दोबारा फिगर दे रहे हैं 18,700 अरब का। उन्होंने तो बजट फिर इंक्रीज decrease किया ना होगा। पिछले साल हाँ। से। कैसे की है? जहाँ पे 25% लोन लेने थे, उन्होंने कहा 30 ले लो, बजट तो बताओ। और फिर FBI का ये फिगर दे रहे हैं 15,200 अरब का। हालांकि पिछले साल उन्होंने साथ कवर कैसे किया, ये बता के कि हमारी जो ओवरऑल फाइनेंशियल वैल्यू है बढ़ गई, हम 400 कुछ बिलियन डॉलर पे पहुंच गए। कहानी हालांकि FBI का जो अपना टारगेट है 14,131 था, लेके उसको सिर्फ 13,000 पे गए हैं मैक्सिमम। देखिए, मैं को पहले बता रहा हूँ, अगर इन्होंने 18,000 का बजट डिक्लेयर किया और 18,000 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर खर्च करने, क्योंकि ये पूरा करते हैं, ठीक है। अगर ये करेंगे, इस बजट में नहीं कर सके, 2,000 अरब कम पड़े। 2,000 अरब खर्च नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया। वो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वो कर्जे नहीं लिए हमने बेसिकली। तो अगर इन्होंने 18,000 की नीयत ली है ना, और FBR पहले क्वार्टर में रेवेन्यू मीट नहीं करेगा, तो सूबों ने और फेडरल ने अपना काम तो करा, ये लोन उठाएंगे। और सूबों से उन्होंने इकट्ठा करना है 1,794 अरब। पंजाब नहीं देगा, पंजाब ने पीछे भी नहीं दिया। हाँ, KP से लिया था इन्होंने बलूचिस्तान से लिया है, क्योंकि KP, अच्छा PTI की मंतक मुझे समझ नहीं आती क्यों देते हैं। वो दे देते हैं फ़ौरन, और बलूचिस्तान तो घर की बात है, दे देते हैं। सिंध पंजाब नहीं देता, वो पूरा यूज़ करते हैं। वो यूज़ ना भी करें तो वो एक दिन पहले पहिया ईजाद कर लेते हैं। असल में होता है कि जब आपके बिल बोर्ड लगने ना, तो बड़ा खर्चा होता है। तो सही है। तो बजट के अंदर इन्होंने एक रिलीफ दी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दी है, जहाँ पे उन्होंने 236 या 236K के अंदर रिलीफ दिया, तकरीबन 50% ऑन विद होल्डिंग रिलीफ मिली है। आई वंडर वाई, कोई वजह सलमान साहब आपको पता है कि नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट कर्जे भी तो दे रही है गवर्नमेंट। इसे मैं बताता हूँ, नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट और डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रियल एस्टेट पे क्यों रिलीफ देगी? हाँ, उन्होंने सब कुछ करके देखा। रायवन की सोसाइटीज़, मैं बताता हूँ सर। आपका नंबर 1 टूल क्या है फॉर आर्मी ऑफिसर्स? प्लॉट। तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, आ गए शायद, जो भी, ठीक है, तनख्वाह तो नहीं होती इतनी। तो उस एसेट को अप्रिशिएट करवाना है, डिप्रिशिएट नहीं। आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली लाहौर की एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च कर रही है, 2 बहुत बड़ी फैमिलियाँ इकट्ठे होकर, ठीक। तो हर किस्म का रिलीफ क्रिएट किया जाएगा। आपके कराची के बड़े बड़े बिल्डर हैं जो डोनर्स हैं नून के, सॉरी PPP के, PPP का, ठीक है, रिलीफ क्रिएट किया जाएगा। अच्छा,
एक 1.5 लाख घर की स्कीम आई है। मैं चाहूँगा कि आप याद करेंगे जब इमरान खान ने घरों की स्कीम दी थी तो नून लीग ने इसके बारे में क्या कहा था, पीपल्स पार्टी ने क्या कहा था, इन्होंने भी वो हरकत की है। ये स्कीम तब भी गलत थी, अब भी गलत है, मैं ये वाजे कर दूँ। सरकार का काम होता है मौके फराहम करना, एग्जीक्यूट नहीं करना चीज़ें। मैं बिस्प से इत्तेफाक नहीं करता। जी आप बताएं क्या फ़र्क है? दोनों स्कीमों में एक फ़र्क है। पहली में था कि हुकूमत बना के देती थी, अब ये है कि आप हुकूमत तो नहीं बना के देती थी। अब तो है कि आपको एक्वायर करना है, हुकूमत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन आपको। आप बात कर रहे हैं जो इमरान खान की सिंगल स्टोरी सस्ते घर थे, लेकिन हुकूमत ने उस टाइम जो एक्चुअल काम किया था, उन्होंने लोन दिया था जिसके लिए आप अप्लाई करते थे और ख़ुद बनाते थे। ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, रीपैकेज, ये वही हेल्थ कार्ड है नवाज शरीफ का जो इमरान खान ने रीब्रांड किया, जो फिर अब मरीम साहब ने रीब्रांड कर लिया। इससे कोई फ़र्क पड़ता है वैसे, मतलब जब ये चीज़ें स्कीमें लॉन्च होती ये हैं? वोटों के लिए होती हैं 11 सर, ये वोटों के लिए। अच्छा, वोटों के लिए ये बिस्प क्या है? वोटों के लिए। मुझे बिस्प का रिकॉर्ड दिखाया जाए कि एक फैमिली जो लेट्स से 3 साल से बिस्प पे है, ये तो टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, वो निकल क्यों नहीं पा रही उससे? क्यों, मैं बताता हूँ, वो और पैसे कमा रही होती है, वो आपको बताती नहीं है ताकि वो आपसे पैसा लेता है। इसमें सरकारी अफसरान भी शामिल हैं, इसमें तो बड़े लोग, टॉप से लोग शामिल हैं। तो इसका भी वही प्रॉब्लम होता है। सरकार का काम होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, सरकार का काम ये नहीं होता काम करना। ठीक है, आपने इतने तजर्बेबाज रियलाइज़ किया सरकार PIA नहीं चला सकती, तो PIA के अच्छे हिस्से 10 अरब में आरिफ हबीब फौजी फर्टिलाइजर को दे दिए और उसका कर्जा उठा के वाम को दे दिया। अब आप बिस्प खड़ा कर रहे हैं, सॉरी कर चुके हैं माजा के साथ, आप नए अस्पताल खड़े कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? इनके साथ भी कहीं वो हाल तो नहीं होगा जो क्लिनिक ऑन व्हील्स के साथ हुआ या नहीं, क्लिनिक ऑन व्हील्स इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको पैसे नहीं और करने के लिए। और जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब के दौर से मामला चल रहा है, असल में जिन लोगों की खुद एजुकेशन कमज़ोर होना, डिग्री होना एजुकेशन नहीं होती। मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा, डिग्रियाँ तो ये ले लेते हैं। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटियाँ जो डिग्रियाँ बांटती हैं यहाँ बैठे बैठे, ठीक है, आप अभी पैसे दे के हार्वर्ड का समर स्कूल अटेंड कर सकते हैं। ये जो आप देखते हैं ना अक्सर कि फ़लाँ जगह सेमिनार में गए, फ़लाँ जगह गए, फ़लाँ जगह प्रोजेक्ट, ये सारा पेड काम होता है। ठीक है, सवाए शाज़ो नाज़िर लोग इनवाइट भी किए जाते हैं, पर मोस्टली पेड काम होता है। तो ये डिग्री वाले जो बेवकूफ़ हैं सारे माशाल्लाह, इनको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट पार्टियां बहुत अच्छा काम करेंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप मुझे बता दें प्राइवेट पार्टी किसी ने जिसने अच्छा स्कूल या इदारा बनाया हो जो सिर्फ एक कारोबार की तरह ऑपरेट ना करे, जो एक अच्छा इंसान पैदा करे? ज़ीरो, कोई भी नहीं। तो हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आउटसोर्स कर दी, इसलिए एजुकेशन सेक्टर में पैसा नहीं लगाते। ये चाहते हैं वो इंडस्ट्री डेड हो ताकि इनके चाहने वाले, इनके सपोर्टर्स, वोटर्स का मामलात बढ़े। PTI गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा कौन था उनकी? लाहौर में वन ऑफ द बिगेस्ट, एक्चुअली वो 2 बहनें हैं, उनकी दोनों सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान है। ठीक है, उससे पहले वो लोग क्यू लीग में थे, उनके जो मर्द हजरात और एक्सटेंडेड फैमिली थी। कसूर की बहुत बड़ी फैमिली है। ये वही तो नहीं है जिनका ऑफिस, हेड ऑफिस हमारे ऑफिस के पास ही है? पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता। CP का बॉस आता है, लेकिन कसूर की फैमिली है बहुत बड़ी। अच्छा स्कूल है ना, कितना वो अच्छा स्कूल है तो मुझे पता है, रोज़ रोशन अयान है। अच्छा, ये जो लोग एचसन पे भी फ़ख्र करते हैं कि बहुत अच्छा वाले उन स्कूलों को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। मैं अगर ये तो एक फैक्ट है। मैं अगर बात मुकम्मल करता तो आपको पता था मैं कह रहा हूँ। ये जो लोग एचसन को अच्छा स्कूल समझते हैं, आप मुझे दिखाएं एचसन में से अच्छे लोग बन के निकलते हैं? नहीं, एचसन से एक ही किस्म का कचरा बन के निकलता है। ज़िंदगी में धक्के खा के कोई बेहतर हो जाए तो हो जाए, ये रियलिटी है। आपके प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो एचसन हो, LGS हो, बीकन हाउस हो, LAS हो, लर्निंग अलायंस हो, जो मर्जी हो, दे क्रिएट एलिटिस्ट्स। वो तो ज़िंदगी में होता है कि आप सेल से काम में आ जाए, दुनिया आपको गालियाँ दे। हाँ, आप जिंदगी में सेल के काम पे आ जाएं, अपने थोड़ा सा हाथ रखें, सेल के काम में आ जाएं, हाथ थोड़ा सा, ठीक है, आपको सोबत अच्छी मिल जाए, ज़िंदगी में आपकी सलमान आ जाए, तो चलो आपको ज़िंदगी में बेहतर सीख लेते हैं, तो आप थोड़े हम्बल हो जाते हैं। आप बाकी मिलें हमारे दोस्तों से तो आपको लग पता जाए, वो शायद आपके साथ बैठना ना पसंद करें। ठीक है, ये रियलिटी है। जब यूनिवर्सिटी से भी यही हाल है, तो आपका एजुकेशन में तवज्जो ही नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें मेरी नाकस राय के मुताबिक, ठीक है, बजट ने ना तो सिर्फ आपके मुंह पे चपेट मारी है बाय इंसल्टिंग यू, ignoring द majority of the people that are under the poverty line according to World Bank.
उनको तो इग्नोर कर दिया। नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए ऑन पीपल जो ऑलरेडी दबे हुए हैं, 50,000 रुपीज़ सैलरी वाले मंथली। रिलीफ दी अपने बंदों को जो तनख्वाहें जिन्हें दी वधियां ने। इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, एग्री को किक स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मजॉरिटी आपका पिछले साल से इस साल बजट सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है, चाहे वो मिलिट्री स्पेंडिंग के पैसे हों, चाहे वो पेंशन्स के हों, चाहे किसी चीज़ के हों, इट इज़ जस्ट इन्फ्लेशन। 30 से ज़ायद फीसद आपका बजट थ्रू कर्जा आना है, और बाकी FBR के टारगेट्स हैं जो वो पिछले साल ही पूरे नहीं कर सके। तो ओवरऑल जिन्होंने इस मईशत को बचाना था, और इमरान खान जिसने फसाद फिल अर्द मचाया हुआ था यहाँ पे बकौल इनके, और मईशत तबाह कर दी थी, तो उन्होंने जो मईशत का हाल कर दिया वो बराबर नहीं है। और आखिरी जुमला जो मैं चाहूँगा, दोबारा लोग इस बारे में तसल्ली से सोचें। यहाँ पे ना टाइमलाइन दिखाइएगा गाइस, 1947 से लेके सन 2022 तक पाकिस्तान ने 50 ट्रिलियन रुपया लिया, मीनिंग लोन में आवाम से जिस तरह मर्जी। सन 2022 से लेके सन 2026 तक पाकिस्तान ने लिया 60 ट्रिलियन रुपीस। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे कितना फ़र्क है? हमारी प्रॉब्लम इतनी बुरी हो चुकी है। आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आवाम को डेमोक्रेसी वापस लानी चाहिए। आवाम को ये पॉलिटिकल स्पेस वापस लेनी चाहिए। एक्चुअल पॉलिटिशियंस हो, एक्चुअल पॉलिटिशियंस ही फेडरल बजट्स बनाएं। आवाम को मैसिव स्केल पे करंट निज़ाम को रिजेक्ट करना होगा, वरना आप मर जाएंगे। देयर इज़ नो, आप इकोनॉमिकली डेड हो जाएंगे। आप सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक काम करेंगे, यू विल ओन नथिंग, ठीक है। द मनी दैट यू विल हैव विल बी लूजिंग वैल्यू वाइल इन योर पॉकेट, ठीक। मसलन अगर आपको तनख्वाह मिलती है ना 5 तारीख को, बाय टाइम 25 तारीख होती है पाकिस्तान में उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। उस 1 रुपया जाके जेब में उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है। तो ये हाइपर स्पीड पे हो रहा है, एंड ऑल वाइल दिस इज़ हैपनिंग, हम अब इंटरनेशनली पीस ब्रोकर करवा रहे हैं। मुझे लगता है हम उसमें कैटरिंग वाला रोल प्ले कर रहे हैं कि भाई खाना लगा देना। नहीं, हमारी रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये रोल तो हमारे पॉलिटिशियंस ने प्ले करना। चलो वो तो फौज कर रही है, ये कौन करेगा? देखे ना, फाइनेंस मिनिस्टर नून लीग का है ही नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर उनका नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे? ये भी फौज ही करेगी, जैसे हाइब्रिड मॉडल में करे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे मर्जी करे। सही हो गया। और मेरा नहीं ख्याल मरीम साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को कभी भी बात करनी चाहिए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को तबाह किया मेरी दानिश के मुताबिक। बजट तो ये शो करता है, और ये आप ही का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट जी, ये सरकार का डाटा है, उसमें ये चीज़ निकालनी है। अभी तो इसमें बहुत तफसीलें और आनी है, बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो काफ़ी हमने इसको समराइज़ किया जितना हो सकता था। अभी तो जब सूबों के बजट आएंगे तो वो तो एक नई दास्तान हो। इस पॉडकास्ट का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगली जो डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह हम सूबों पे करेंगे। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ें और उसको समझें कि गवर्नमेंट ने आपके साथ किस तरह से टैक्सेस को बढ़ाया और किस तरह से मुल्क को उन्होंने लेके चलने का फ़ैसला किया। थैंक यू सो मच।